हेलो दोस्तों। देखिए, हमने पार्ट वन में पढ़ लिया था कि पुष्प क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं और पुष्प की संरचना मैंने पार्ट वन में पढ़ लिया था। ठीक है, उसको पीडीएफ से आप लोग को दे दिया था वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पढ़ना है कि परागकोश का संरचना क्या होता है, परागकोश क्या होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो परागकोश आता है ये क्या होता है, ये थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, जब थैलीनुमा संरचना होगा तो हम देखेंगे बीच वाला जो आता है भाग पार्ट वाला, ये इसको हम कहते हैं कि ये संयोजी उत्तकों से जुड़ा रहता है। ये संयोजी उत्तकों से जुड़ा रहता है। अब ये हम कहेंगे कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक पॉलिथ, ये दो पॉलिथ है, एक और दो, अगर पूछा जाए आपसे कि एक पॉलिथ जो परागकोश होता है वह किसमें पाया जाता है, तो बोलेंगे कि परागकोश मतलब कि मालवेसी कुल के पौधे जो होता है उसमें क्या होता है, एक ही पॉलिथ परागकोश पाया जाता है। और ये हमारा सरसों हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है, दो पॉलिथ आता है। ठीक है, ये अगर पूछा जाए कि बीच में क्या होता है कि ये किससे जुड़ा रहता है, बोलेंगे संयोजी उत्तकों से जुड़ा रहता है। ये हमारा फिलामेंट था, फिलामेंट। ये हमारा हो गया परागकोश। अभी हम इसको काट कर देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एक पॉलिथ परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी या पराग बीजाणुधानी या सूक्ष्म बीजाणुधानी, ये तीनों एक ही होते हैं। अगर पूछा जाए कि एक पॉलिथ परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं, तो बोलेंगे दो। दो इसको हम कोष्टक भी कहते हैं, कोष्टक इसको बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। क्वेश्चन में लघु बीजाणुधानी ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अगर दो पॉलिथ रहेगा तो चार रहेगा, चार लघु बीजाणुधानी पाया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अनुप्रस्थ काट मतलब कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट, इसको हम काट कर देखेंगे। ये हमारा परागकोश है। जब परागकोश को हम जब काटे देखे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बोले तो संरचना दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पर जो छोटे छोटे काले काले दिख रहे हैं ये हमारा परागकण हुआ। और ये जो आपस में लाइनिंग है, ये वाला ये भाग, ये हमारा आपस में संयोजी उत्तकों से जुड़े रहते हैं। और ये देखो चार पॉली, मतलब दो पॉली के थे, अब चार पॉली बन गए। ठीक है, अब लघु बीजाणुधानी चार पॉली का बन गया। ठीक है, मतलब कि चार बन गए। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि ये हमारा खत्म हुआ। अब इसको अब आगे निकाल कर देखेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या होते हैं, क्या काटता है। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं। कोष को काटा, जब हमने परागकोश को काटा है तो हमारा कुछ इस प्रकार का संरचना पाया गया। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर जो पहले जो ये साइड में से बगल में से लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं परागकोश की भित्ति बोलते हैं, जो इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद जिसके अंदर ये सब बना है, ये पुल, ये इसको बोलते हैं संवहन पुल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जैसे कोशिका होता है ना, कोशिका के अंदर केंद्रक, ये केंद्रक हो गया, ये सब क्या करते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं संवहन करते हैं, मतलब नियंत्रित करते हैं। इसको भी नियंत्रित भाग बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो हमारा देखेंगे कि ये परागकण, जिसके अंदर परागकण लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती हैं, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहले भाग में बाह्य त्वचा, दूसरे भाग में अंतः त्वचा और तीसरा मध्य स्तर। हम कह सकते हैं कि जो परागकोश होता है उसको काटने पर पता चलता है कि उसके तीन भाग होते हैं। कितने? तीन भाग होते हैं। पहला हमारा बाह्य त्वचा, दूसरा अंतः त्वचा, तीसरा मध्य स्तर होता है। ठीक है, अभी हम बारी बारी से, और इसके जो अंदर एक पाया जाता है इसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। अभी हम जानेंगे कि ये होता क्या है, कि इसका कार्य क्या होता है। देखिए, जब हमने उसको काटा तो यहाँ पर देखा कि हमारा बाह्य त्वचा, पहले तीन गो पार्ट आया, तीन गो पार्ट, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और मध्य स्तर, तीन गो भाग आता है। ये टेपिटम उसके अंदर पाया जाता है, ये टेपिटम उसके अंदर पाया जाता है। तो हम बाह्य त्वचा को बोलते हैं एपिडर्मिस। तो कह सकते हैं कि बाह्य त्वचा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि ये जो हमारा परागकोश होता है ये उसका बाहरी स्तर होता है, बाहरी सतह, बाहरी परत होता है। ये क्या करता है, ये परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, वो उसको सेफ्टी बचाता है। ठीक है, अब इसका देखो कार्य क्या होता है, ये सुरक्षा प्रदान किया। अब दूसरा हमारा आता है कि अंतः त्वचा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे अंतः त्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं इंडोथीसियम। कहते हैं क्या? इंडोथीसियम। इसका कार्य क्या होता है कि यह आर्द्रता ग्राही होता है, ये आर्द्रता ग्राही होता है, जिससे ये क्या करता है, ये नमी को अवशोषण करता है। नमी को अवशोषण करेगा, जब नमी को अवशोषण करता है तो ये फूल जाता है, तो ये अंतः त्वचा फट जाता है। अंतः त्वचा जिससे परागकोश का अस्फुटन होता है, परागकोश का अस्फुटन हो जाता है, मतलब फट जाता है।
और जो उसके अंदर परागकण छोटे छोटे पाए जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, जब इसमें जल ज्यादा हो जाएगा, ये फूल जाएगा तो ये फटेगा, तो ये परागकण बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मध्य स्तर है। मध्य स्तर होता क्या है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर का क्या होता है कि कह सकते हैं हम इसको कि ये अंतः त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, अब इसका वर्क काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ये जो बीजाणु जनन, ये छोटे छोटे कोशिकाएं, बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, मात्र कोशिका, उसको ये पोषण प्रदान करता है। क्या पोषण प्रदान करता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि टेपिटम किसे कहते हैं। कहेंगे कि जो हमारे परागधानी होते हैं, 4 बताया था आपको, 2 पॉइंट में 4, जो परागधानी होता है वो उसी के अंदर टेपिटम स्थित होता है। ठीक है, टेपिटम स्थित, तो ये सबसे भीतरी भाग में होता है टेपिटम। अब हम बारी से समझते हैं कि ये जो टेपिटम होता है ये क्या होता है, लंबा होता है, लंबा बड़ा। ठीक है, लंबा बड़ा बहुकेंद्रीय होता है। ठीक है, अब इसका जो वर्क होता है, इसका जो कार्य होता है, तो कार्य हम इसका कह सकते हैं टेपिटम का, ये ऑक्सिन हार्मोन का स्रावित करता है, ऑक्सिन हार्मोन का स्रावित करता है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, और दूसरा कार्य इसको हम बोल सकते हैं कि यह यूबिस कण को स्रावित करता है, जिसमें स्पोरोपोलिन पाया जाता है। स्पोरोपोलिन पाया जाता है, जब स्पोरोलिन पाया जाता है वह बहुत कठोर भाग होता है, ये 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब ये कण को स्रावित करता है, ये क्या करता है, जो हमारा परागकण होता है गोल सा, उसके बाहरी सतह पर लगा रहता है, यह उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बाह्य चोल का निर्माण करता है, कौन, स्पोरोपोलिन। ठीक है, किसके, परागकण के। अब इधर हमारा समझ में आ गया। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, देखा कि जो परागकोश था उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पाए जाते थे, छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका कहते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो हमारी होती प्रथम कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, विभेदित होगी। यहाँ से जब विभेदित होंगी तो ये क्या करती है, यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर बन जाएंगे, हमारा कैलोस परत का निर्माण हो जाता है, कैलोस परत का निर्माण होता है। ये क्या होता है, ये द्विगुणित होता है, 2n होता है। ठीक है, जब ये इस देखेंगे, ये हमारे जब चारों एक ही में रहते हैं, तो इनका जो पोषण होता है, आदान प्रदान होता रहता है, इनसे होता है, ये इनसे कर लेता है। ठीक है, ये ऐसे होता रहता है प्रक्रिया। तो क्या करता है कि यहाँ पर कैलोस परत का निर्माण रहता है। ठीक है, जिससे तो बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद क्या होता है, कैलोस परत, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेगा कि जो परत होता है, तो यहाँ पर कैलोस परत के अंदर एक परत बनता है, कैलेस परत। कैलोस परत पहले बनता है, उसके बाद कैलेस परत बनता है। तब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये जब कैलेस परत बन जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, अर्धसूत्र जब विभाजन होगा, जब अर्धसूत्र विभाजन होगा तो ये क्या होगा, जो कैलोस परत होता है यह कैलोस परत को तोड़ देता है, जिससे क्या करता है, ये चार आगुणित लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करता है। जब निर्माण करेगा तो यहाँ पर परागकण का निर्माण हो जाएगा। कितने, 4 परागकण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सीधे कहेंगे कि यह सूक्ष्म बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन, ये प्रथम मात्र कोशिका होता है। यह विभेदन के पश्चात 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें कैलोस परत का निर्माण होता है। और वह कैलोस परत जो होता है वह उसी के अंदर जब पोषण उसका प्रदान होने लगता है, तो ये कैलेस परत का निर्माण करेगा। ये विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करेंगे, ये 4 आगुणित लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 100 लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात से कितने परागकण का निर्माण होगा। इसमें परागकण पूछा, 100 लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितने परागकण बनेंगे। ठीक है, यही पूछा है। तो कुछ भी कर रही है, 100 लघु बीजाणु जनन दिया गया है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 400 परागकण आ जाएंगे। ठीक है,
अगर यही 100 पराग कर दिया होता और हमें लघु विजयन कोशिका पूछता कितने कोशिका से 100 बनेगा, तो कुछ भी नहीं करना है कि 100 में 4 से हम भाग डाल देंगे। कितना? 4 से। जब हम इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा, जब 4 से हम भाग देंगे इसमें जितना हमारा आएगा वो हमारा लघु विजयन मात्र कोशिका का संख्या होगा। ठीक।